नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। 22 का अग्निपथ देख रहे हैं आप। 2022 के चुनावी रण को देखते हुए सभी पार्टी रणनीति बनाने में जुटी हैं। वैसे तो 2022 में 5 राज्यों में चुनावी दंगल देखने को मिलेंगे, लेकिन इस वक्त सभी की नजरें उत्तर प्रदेश पर हैं, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यहीं से तय होता है। दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता लखनऊ के रास्ते ही है। मतलब कि जिसने अवध को हासिल किया वो दिल्ली की सल्तनत तक आसानी से पहुंच पाएंगे। इसलिए अब सभी सियासी जमातों के बीच मुलाकातों का दौर जारी है। कोई गठबंधन कर सत्ता में वापसी की राह देख रहा है, तो कोई गठबंधन करने को बेताब है। तो क्या है यूपी में सियासी हलचल और कैसे हर रोज यहां सियासी समीकरण साधने की कोशिश हो रही है, बताएंगे हम अपने खास पॉलिटिकल शो 22 का अग्निपथ में। चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी कानपुर और उन्नाव पहुंचे, कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही साथ विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा। चुनाव से पहले एक्शन में सीएम योगी अलग अलग जिलों के लगातार कर रहे दौरे, कई परियोजनाओं की सौगात। यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही अभी कुछ वक्त बचे हों, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अलग अलग जिलों में जाकर जनता का दिल जीतने में लगे हैं। इसी कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर और उन्नाव पहुंचे। कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 556 करोड़ की 45 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 81 करोड़ की 46 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वैसे तो बीजेपी अलग अलग स्तर पर चुनाव से पहले जनता के बीच पहुंचने में जुटी हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के जरिए साफ संदेश दे रहे हैं कि साल 2017 में बीजेपी ने जो जनता के बीच जाकर वादे किए थे उसे एक एक करके जनता तक पहुंचाने का काम जारी है। कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को गोद में लेकर अन्नप्राशन खिलाया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलौने भी दिए और पोषण पोटली भी सौंपे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपी और प्रधानमंत्री कृषि सम्मानित योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को 10,000 रुपए का चेक दिया और कन्या विवाह योजना के लाभार्थियों को 55,000 रुपए का चेक दिया। परियोजना के लोकार्पण और शिलान्यास के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नवंबर के अंत तक मेट्रो चलाने की कोशिश करेंगे। कानपुर नई आभा के साथ देश में उभर रहा है। यहाँ मेट्रो के साथ विशालकाय हवाई टर्मिनल भी होगा। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि व्यापारिक तौर पर कानपुर को और भी विकसित करने के लिए काम किए जा रहे हैं, ताकि कानपुर के लोगों को आसानी से रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। कानपुर के विकास को, सर्वांगीण विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। और भाइयों बहनों, कानपुर को उसी सौगात के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के वे योजनाएं दी हैं। चाहे वह कानपुर मेट्रो के कार्य में तेजी के साथ चल रहा कार्य, आपने देखा होगा अब तो यहां पर मेट्रो की ट्रेन भी आ रही है और नवंबर के अंत में हम लोग यहां पर मेट्रो का संचालन भी प्रारंभ करने वाले हैं। यह कानपुर का बदलता हुआ नक्शा है जो यहां की मांग थी। ये वही कानपुर है भाइयों बहनों, जहां पर एक बार उदासीनता छा गई थी पिछली सरकारों के कर्मण्यता के कारण, बेईमानी और भ्रष्टाचार के कारण, लेकिन आज कानपुर में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है। एक साथ 3 विमान उतर करके वहां पार्क हो सकते हैं और 500 लोग एक साथ उस सिविल टर्मिनल में आकर के कानपुर के अपने विकास की, अपनी
प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। विकास के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने कानपुर पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए कानपुर को जो पहचान मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है। भाइयों बहनों, कानपुर एक बार फिर से अपनी नई आभा के साथ देश के अंदर स्थापित हो रहा है। याद करिए, ये कानपुर कभी उत्तर प्रदेश और देश का एक प्रमुख औद्योगिक नगर हुआ करता था, लेकिन आजादी के बाद लगातार इस क्षेत्र की उपेक्षा होने, विकास का कोई ठोस मॉडल न होने और कानपुर के पूर्विया इस क्षेत्र के नागरिकों के बारे में शासन के मन में कोई विशेष लगाव न होने के कारण यह औद्योगिक नगर धीरे धीरे करके उद्योग बंद होते गए, अराजकता के शिकार होते गए और अंततः न केवल उद्योग बंद हुए बल्कि मां गंगा की धारा को भी सबसे ज्यादा खराब करने के लिए अगर किसी एक नगर को दोषी ठहराया जाता था तो कानपुर नगर को दोषी ठहराया जाता था। जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मनीष गुप्ता हत्याकांड का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गोरखपुर की इस दुखद घटना के आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। 2 दिन पहले गोरखपुर में एक दुखद घटना घटित हुई और भाइयों बहनों, मैंने उसी दिन गोरखपुर पुलिस को कहा था कि इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए और दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी होता है। और भाइयों बहनों, और मैंने कल ही सुबह यहां के जिला प्रशासन को भी कहा था कि पीड़ित परिवार से मैं मिलना चाहूंगा, क्योंकि एक दुखद घटना घटित हुई और उसकी पीड़ा के साथ जुड़ना हमारा दायित्व है और इसके लिए जो भी दोषी होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा और सबकी जवाबदेही भी तय करेंगे। आपको मालूम है, अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति एक किसी से छुपा हुआ नहीं है और सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया है। कानपुर तो इसका जीता जागता उदाहरण है। कानपुर के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में भी कई परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे और परियोजनाओं से संदेश साफ है कि 2022 के रण में विकास सबसे बड़ा मुद्दा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी से भुनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि 2017 में बीजेपी ने कहा था कि 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश का कायाकल्प कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बदलाव हुए हैं ये जनता को तय करना होगा, लेकिन 22 के दंगल में इतना तय है कि चुनाव, विकास, परियोजना, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर होगी, जिसका इशारा योगी आदित्यनाथ हर जगह कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी चुनावी रणनीति के सहारे पूर्वांचल को साधने के प्लान में है। इसलिए लगातार बीजेपी के बड़े नेता पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में पहुंचकर पाठशाला लगा रहे हैं। राजनीतिक पाठशाला की इस थ्योरी को समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। सभी दल रणनीति बनाने में जुटे हैं। अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग रणनीति बनाई जा रही है ताकि फिर से सत्ता तक पहुंचा जा सके। और इसी रणनीति के तहत अलग अलग जिलों में बीजेपी के नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। बीजेपी के कई दिग्गज नेता आगरा और गोरखपुर में पाठशाला लगाकर कार्यकर्ताओं को राजनीतिक पाठ पढ़ा रहे हैं। इसी कार्यक्रम के तहत आगरा में एसटी मोर्चा की बैठक की गई। इसमें आगे की रणनीति तैयार की गई है। बैठक में इस बात को लेकर चर्चा हुई कि 2022 के चुनाव में आगरा के किले को कैसे फतेह करना है। मुक्त शासन जो दिया है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश का अनुसूचित जाति का आम आदमी कह रहा है कि न्याय, सम्मान, समानता और विकास किसी पार्टी ने दिया है तो भाजपा ने दिया है, योगी जी ने दिया है। तो उस वर्ग के बीच में अनुसूचित मोर्चा बूथ तक
भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेगा। इस सपा कहती है कि उनकी सरकार बनेगी। ख्याली पुलाव बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, सपा के आधार पे कह रही है। उनके समय डकैत समस्या थी, आज योगी जी के समय डकैत समस्या नहीं है। उनके समय आतंकवादी सरेआम घूमते थे, आज नहीं घूमते हैं, बिल के अंदर घुस गए। उनके समय गुंडों अपराध करते थे लेकिन अपराध पंजीबद्ध नहीं होता था। आज गुंडों तो या तो अपराध पंजीबद्ध होता है या जेल के सीकचों के अंदर होते हैं या बिल में घुस जाते हैं। इसलिए ना तो सपा ने कभी विकास किया, ना लोगों को सम्मान दिया, ना लोगों के साथ न्याय किया। वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर में लगातार जारी कार्यशाला के बीच ये संदेश दिया जा रहा है कि गोरखपुर के सहारे ही बीजेपी पूर्वांचल में फिर से परचम लहराने को तैयार है। एक तो गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है और दूसरा यहीं से पूर्वांचल को लेकर फुल प्रूफ प्लान बनाने की तैयारी है। मिशन 2022 की तारीख नजदीक है। अब ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के किले को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने अपने सभी दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है और लगातार पाठशाला लगाकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया जा रहा है। मिशन 2022 को लेकर लगातार गोरखपुर में पिछले एक हफ्ते से दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है और हर दिन यहां पे पाठशाला लगाई जा रही है, जिसमें अलग अलग संगठन के तमाम जो है पदाधिकारी और आला कमान मौजूद रह रहे हैं। आज आप देखेंगे कि आज जो ये गाड़ियों का रेला आपको इस चीज़ की तस्दीक कर रहा होगा कि आज यहाँ पे तकरीबन एक नहीं, दो नहीं, तकरीबन 4 ऐसे संगठन के लोग मौजूद हैं, जिसमें राधे मोहन के साथ जो है अरविंद मेनन और विवेक ठाकुर के साथ तमाम ऐसे संगठन के लोग हैं जो यहाँ पे अलग अलग सत्र में पाठशाला लगा रहे हैं। और इस पाठशाला के जरिए अलग अलग यानी चाहे वो फिर ब्लॉक प्रमुख हो या फिर क्षेत्रीय स्तर पे हो या फिर अल्पसंख्यक हो या फिर मोर्चे की कार्यकर्ता के साथ बैठक हो या पदाधिकारियों के साथ बैठक हो, उनके साथ बैठक करके बाकायदे एक पाठशाला लगा करके उनके अंदर जोश भरने का काम किया जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि मिशन 2022 को लेकर बीजेपी इस बार एक अलग अंदाज से रणनीति तैयार कर रही है और गोरखपुर उसका केंद्र बना हुआ है, जिसको लेकर के लगातार आला कमानों की बैठक जारी है, उनकी पाठशाला जारी है और बाकायदे जितने भी अलग अलग जो इनके मोर्चा है या फिर अलग अलग संगठन के लोग हैं उनके साथ बैठक करके उनमें जोश भरने का काम कर रहे हैं और 2022 के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि ये दिग्गज ही 2022 की बीजेपी की नैया को पार लगाएंगे। एक तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर चुनावी माहौल बनाने में जुटे हैं ताकि 2022 में बीजेपी को सत्ता तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए परियोजनाओं का उद्घाटन भी जारी है और साथ ही साथ संगठन के लोगों को भी जिम्मेदारी दी गई है कि एक एक कार्यकर्ता तक साफ संदेश पहुंचा दिया जाए कि बीजेपी को पूर्वांचल में फिर से जीत दिलाने के लिए दिन रात एक करनी होगी। मिशन 2022 के लिए बीजेपी ने रणनीति बनाकर एक काम करना शुरू कर दिया है। ये आने वाले समय में कितना कारगर साबित होता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने लगातार पूर्वांचल पर ध्यान केंद्रित कर रखा है, इसे देखकर बस यही लगता है कि 2022 के चुनाव में बढ़त हासिल करने के लिए यूपी को साधना बेहद ही महत्वपूर्ण है। गोरखपुर से संवाददाता सुशील कुमार के साथ इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो जहां एक और टीम बीजेपी एक्टिव मोड में है, तो वहीं विपक्षी पार्टी भी अब एकजुट होने की कोशिश में है। इसी सियासी गठजोड़ के तहत अब यूपी में हाईवे को लेकर चर्चा है। दरअसल एक्सप्रेसवे को लेकर यूपी में राजनीति होती है, लेकिन अब हाईवे पर सियासी मुलाकात चर्चा में है। क्या है हाईवे पर सियासी मुलाकात के मायने, देखिए इस रिपोर्ट में। हाईवे पर सियासी मुलाकात क्या 22 से पहले बन जाएगी बात? चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज। क्या है सियासी मुलाकात के मायने? यूपी में सड़कों को लेकर सियासत के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन अब देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अब हाईवे सियासत हो रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले जहां बड़े दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं छोटे दल भी अपनी एकजुटता बनाने में जुट गए हैं।
इसी कड़ी में राजा भैया और शिवपाल यादव की मुलाकात उन्नाव में हुई। हालांकि उन्होंने ये खुलासा नहीं किया कि आखिर बातचीत में तय क्या हुआ, आगे की क्या रणनीति बनी। एक दिन पहले ओवैसी, राजभर और चंद्रशेखर ने भी शिवपाल यादव से उनके लखनऊ आवास पर मुलाकात की थी। शिवपाल सिंह यादव और राजा भैया की हुई मुलाकात चर्चा का विषय बन गई है। दोनों पार्टियों के साथ ही दूसरी पार्टियों में भी हलचल तेज हो गई है। वहीं दोनों लोगों के गठबंधन जैसे कोई बात स्वीकार नहीं की जा सकती। राजा भैया ने कहा कि शिवपाल यादव ने 1996 से हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं और यहाँ बस औपचारिक मुलाकात हुई है। गठबंधन जब होगा सबको बताया जाएगा। वहीं शिवपाल यादव ने भी किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार किया है, लेकिन कहते हैं न, सियासत में सभी मुलाकात के कोई न कोई मायने होते हैं। सियासी जमाने में कभी भी औपचारिक मुलाकात नहीं हुआ करती। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने और चुनाव से पहले नेताओं की आपस में जो बैठकें हो रही है उसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अगर बात करें तो बुधवार को प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव के आवास पर असदुद्दीन ओवैसी, उसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद और उसके अलावा ओम प्रकाश राजभर की जो 1 घंटे की मुलाकात थी वो बहुत कुछ कहती थी। और उसी के अगले ही दिन उन्नाव में प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव, जनसत्ता दल के नेता राजा भैया की जो मुलाकात होती है और उस मुलाकात के बाद जो बात होती है अब उसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। देखना होगा कि तीसरे मोर्चे को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं वो कितने सफल होंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव होते हैं, उसमें क्या ये सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन होगा, क्या तीसरा मोर्चा बनेगा या सब अलग अलग लड़ेंगे, इसको लेकर भी इंतजार जरूर करना होगा। हालांकि जरूर है कि 2022 का विधानसभा चुनाव हो वो बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। लेकिन ये जरूर है जिस तरीके से लगातार जो सियासी जो हलचल है वो लगातार बनी हुई है। दरअसल रघुराज प्रताप सिंह अपनी पार्टी जनसत्ता दल की जन संकल्प यात्रा लेकर लखनऊ से झांसी जा रहे थे। इसी दौरान हाईवे पर उन्होंने अचानक अपना काफिला रुकवा दिया और उतरकर सीधे पीएसपी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के पास पहुंचे। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, कुशल क्षेम पूछा और इसके बाद अपने अपने रास्ते रवाना हो गए। लेकिन हाईवे पर इस मुलाकात के बाद दो पार्टियों के बीच सियासी गठबंधन के संकेत मिले हैं। उत्तर प्रदेश में साल 2022 के विधानसभा चुनाव होने और चुनाव से पहले जहां भाजपा, सपा, कांग्रेस और बीएसपी लगातार तैयारी में है, वहीं अगर बात करें तो बाकी दूसरी पार्टियां भी इस चुनाव को लेकर तैयारी कर रही हैं। हम इस वक्त प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव के आवास में मौजूद हैं। आपको बता दें कि बुधवार की देर शाम यहां पर 3 नेताओं की मुलाकात होती है। ओम प्रकाश राजभर, असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद की करीब 1 घंटे की मुलाकात होती है। उस मुलाकात के बाद जब वो लोग बाहर आते हैं तो मीडिया से उन्होंने फिलहाल कोई बात नहीं की। ये जरूर कहना है कि जिस तरीके से जो गठबंधन को लेकर कयास लगाई जा रही थी उसके बाद जो मुलाकात होती है इन 4 नेताओं की वो साफ तौर पर बहुत कुछ कहती है। ये साफ है कि जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव होने और चुनाव से पहले जो बड़े नेताओं की जो मुलाकात है वो बहुत कुछ कहती है कि क्या इसके सियासी मायने हैं। फिलहाल अभी अलग अलग जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें जिस तरीके से ये बैठक हुई है, उस बैठक को लेकर, गठबंधन को लेकर जहां कयास लगाया जा रहा था और क्या माना जाए कि 2022 के विधानसभा चुनाव में ये सारे नेता हैं वो एक साथ होंगे, एक प्लेटफॉर्म पे होंगे और साथ लड़ते हैं तो क्या कुछ नतीजे होंगे, ये तो 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद साफ होगा। लेकिन जरूर है कि जिस तरीके से जो बैठकों का दौर है वो देखने को मिल रहा है और ये जो बैठकें हैं वो बहुत कुछ कहती हैं। समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद शिवपाल यादव चुनाव से पहले गठबंधन को लेकर प्रयासरत हैं। वैसे तो उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन के सभी संकेत दिए थे, लेकिन अभी तक किसी से गठबंधन में शिवपाल यादव को कामयाबी नहीं मिल रही है। जबकि अखिलेश यादव पहले ही साफ कर चुके हैं 2022 चुनाव को लेकर वो छोटे दलों के साथ गठबंधन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन इन मुलाकातों पर हाल ही में बीजेपी के साथ गठबंधन का ऐलान करने वाले संजय निषाद ने तंज कसा है। नीति बना रहा है प्रसपा प्रमुख जो है शिवपाल यादव, उनके घर पर भी कल एक बड़ी बैठक वैसी थी, राजभर साहब थे और उसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद भी उस मीटिंग में मौजूद, करीब 1 घंटे बैठक चली थी। कैसे देखते हैं अभी जो विपक्ष में जो तैयारी चल रही है? देखो, इतिहास रहा उत्तर प्रदेश का, यहाँ कोई मोर्चा, जितने मोर्चा बनते हैं उसमें मोर्चा लग जाता है, वो कुछ चल नहीं पाते हैं क्योंकि वो सब दगे कारतूस लोग आते इकट्ठे होते हैं। जब उसमें कुछ है ही नहीं तो क्या चलेंगे। तो हम कहते हैं कि आज के दिन में इसमें से कोई भी समाज के लिए कोई उत्कृष्ट कार्य किया हो, उनके लिए कुछ करके दिखाया हो, अच्छा वकालत किया हो। वकील तो तभी बन पाएगा ना जब लड़ाई लड़े दिल्ली से कुछ उनके किसी लिए जजमेंट कराए, तब तो जनता उस वकील को पकड़ती है।
वैसे तो 2022 से पहले वार पलटवार होते रहेंगे, लेकिन इन सियासी जमाने में लगातार जारी मुलाकातों के आखिर क्या मायने हैं? इन पार्टियों के गठजोड़ से बीजेपी को चुनौती मिल पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। संवाददाता रवि कुमार के साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश। तो फिलहाल आज के लिए 22 का अग्निपथ में इतना ही। नमस्कार।